हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक पर। बच्चों, हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट कर दिया था थर्मोडायनेमिक्स, 12th स्टैंडर्ड का 4th टॉपिक है। और हम लोगों ने इसमें पहला लेक्चर में देखा था कुछ चीजों के बारे में, एकदम बेसिक्स की थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली ये कौन सी फिजिक्स की ब्रांच है। उसके बाद में हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी, हीट, उनका एक्सचेंज, वर्क डन, इसके बारे में बात करना चालू किया था। आज हम लोग हीट के एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे बच्चों। किसके बारे में? हीट एक्सचेंज। तो चलिए, आज की शुरुआत हीट एक्सचेंज के नाम है कि नहीं, यहां से शुरुआत होगी हीट एक्सचेंज। हमारी रूटीन लाइफ में हम लोगों ने बच्चों कई सारे एग्जांपल्स देखे होते हैं। अगर हम लोगों ने कहीं पे कप में चाय लिया है, थोड़ी देर नहीं पिया तो ठंडा हो जाता है, फिर से गर्म करना पड़ता है। या तो फिर कुछ और भी एग्जांपल्स होते हैं, जैसे अगर हम लोगों ने किसी ग्लास में बर्फ ले लिया है तो थोड़ी देर के बाद में वो मेल्ट भी हो जाता है, ऐसा भी होता है। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? अगर बर्फ मेल्ट हो रहा है इसका मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, करेक्ट है कि नहीं? अगर चाय ठंडी हो रही है उसका मतलब उसका टेम्परेचर कम हो रहा है। चाय कौन है, बर्फ कौन है? हम लोग इसको एक्चुअली कल देखे थे कि सिस्टम क्या होती है, और वो सिस्टम है बच्चों। वो क्या है? सिस्टम। तो यहां एक्सचेंज हो रहा है बच्चों, और एक्सचेंज किसकी टर्म में होगा या कहां पे होगा उसको समझना ही हमारा आज का सबसे पहला टारगेट है। क्या है कि हीट का एक्सचेंज हो रहा है, वो अदला बदल हो रही है। किसके साथ? एनवायरमेंट के साथ। अगर चाय ने हीट को लूज किया है तो किसके साथ किया है हीट को लूज? एटमॉस्फेयर के साथ कहो या एनवायरमेंट के साथ कहो या उसके सराउंडिंग के साथ कहो, कोई भी बात होगी बच्चों, उसको कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन सबसे पहले अगर मैं आपको कहूंगा, देखो सबसे पहली चीज, अगर यहां पे कोई क्या है बच्चों? सिस्टम है। क्या है? सिस्टम। सिस्टम के टेम्परेचर को हम लोग टीएस ले लेते हैं दोस्तों। सिस्टम के बाहर जो भी कुछ है वो क्या है बच्चों? एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट का टेम्परेचर टीई लेके चलते हैं बच्चों। अब केसेस अलग अलग सी बनती है। पहली केस तो ये बन जाएगी, समझ लो कि मान के चलो, अगर जस्ट एज्यूम दैट टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट इज ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, पहली केस है हमारी। क्या कहती है पहली केस? कि अगर एनवायरमेंट का टेम्परेचर क्या है बच्चों? ज्यादा, और सिस्टम का टेम्परेचर कम। ये कौन सी केस में हो सकता था? जहां पे हम लोगों ने बर्फ को लिया था, बर्फ का टेम्परेचर बहुत कम है और सराउंडिंग का टेम्परेचर या कहो एनवायरमेंट का टेम्परेचर उससे ज्यादा है। तो ऐसे केस में क्या होता है बच्चों? देखो, नॉर्मली ऐसे केस में एनवायरमेंट हीट देता है, करेक्ट है कि नहीं? एनवायरमेंट क्या करेगा बच्चों? हीट देगा। किसको? सिस्टम को। सो सिस्टम ने हीट ली तो हीट का एक्सचेंज, जो हीट एक्सचेंज है, एनर्जी कहो, वो क्या हो जाएगी बच्चों? पॉजिटिव कहते हैं इसको हम लोग। क्या कहेंगे बच्चों? ऐसी केस में इसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव। जब सिस्टम हीट को गेन करता है, याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं, जब सिस्टम हीट को गेन करता है तो उसको कह लो पॉजिटिव। और हम लोग इधर लास्ट में उसको कंक्लूजन के टाइम पे ये कह देंगे दैट सिस्टम गेन्स एनर्जी। सिस्टम क्या कर रही है? एनर्जी को गेन कर रही है। आसान है, मुश्किल तो नहीं है, इतना तो पक्का है। देखो फिर से एक बार बता दूं आपको, अगर हम लोग इसको ढंग से ऑब्जर्व करेंगे मेरे दोस्तों तो क्लियरली समझ में आ जाएगा। एनवायरमेंट, उसका टेम्परेचर टी है, सिस्टम का टेम्परेचर टीएस है। कंडीशन ये कहती है कि अगर एनवायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा होगा, किससे? सिस्टम के टेम्परेचर से। सिस्टम जैसे बर्फ है और एनवायरमेंट तो उसका टेम्परेचर ज्यादा है, कम से कम बर्फ से तो ज्यादा ही है। तो ऐसे टाइम पे क्या होगा बच्चों? एनवायरमेंट अपनी ज्यादा वाली हीट एनर्जी किसको देगा? सिस्टम को देगा। जब ये सिस्टम को एनर्जी देगा तो जो हीट का एक्सचेंज रहेगा वो रहेगा पॉजिटिव, और सिस्टम एनर्जी को गेन करेगा। ठीक है, इजी है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड केस देखते हैं। इसमें और क्या हो सकता है? इसमें यह हो सकता है बच्चों कि समझो, अगर मान के चलो जो हमारी सिस्टम है इसमें सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या है वो उसके बारे में। ये जो हमारी सिस्टम है जिसका टेम्परेचर कितना है दोस्तों? टीएस। ये जो एनवायरमेंट है हमारा बच्चों जिसका टेम्परेचर कितना है? टीई। अगर मान के चलो कि एक केस ऐसी हो गई कि जस्ट एज्यूम करके चलते हैं हम लोग कि केस क्या बन रही है बच्चों? कि अभी सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है, किससे? एनवायरमेंट से। मतलब समझो, मान के चलो कि सिस्टम जो है वो चाय है, गर्म चाय, एनवायरमेंट का टेम्परेचर कम रहेगा उससे,
तो ऐसी केस में क्या बनेगा बच्चों, देखो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सिस्टम हीट एनर्जी को लूज करेगा। क्या करेगा? सिस्टम हीट एनर्जी को लूज करेगा, मतलब उससे बाहर गिरेगी हीट और वो जाएगी एनवायरमेंट के पास जिसका टेम्परेचर कम है। तो ऐसे केस में क्या हम लोग कह सकते हैं दैट Q इज लेस देन 0, दैट इज इट विल बिकम नेगेटिव। हीट का एक्सचेंज नेगेटिव हो गया बच्चों, क्योंकि सिस्टम लूजेस एनर्जी, सिस्टम ने एनर्जी को लूज किया। इसलिए हम लोग कह सकते कि ये जब सिस्टम लूज करेगी तब Q नेगेटिव हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं? याद है? ठीक है, याद रहेगा? आसान है, मुश्किल तो है नहीं। अब तक तो सब आसान है। जब मुश्किल का टाइम आ जाएगा बच्चों, वो चीज मैं आपको पहले भी बता दूंगा कि हाँ ये इसको थोड़ा ज्यादा ध्यान देके सुनो, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है या कुछ। लेकिन फिलहाल तो कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बच्चों रिलैक्स माइंड से पढ़ो इसको, एकदम आसान चीज है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, और अगली केस को देखते हैं। मान के चलो सिस्टम में अभी एक और सिस्टम आ सकती है। अभी क्या हो सकता है देखो, थर्ड केस ये कहती है बच्चों कि अगर मान के चलो ये हमारा सिस्टम है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर कितना है मेरे दोस्तों, Ts। मान के चलो ये बच्चों एनवायरमेंट है जिसका टेम्परेचर TE है। अगर केस ये हुई कि टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, सिस्टम का टेम्परेचर और एनवायरमेंट का टेम्परेचर दोनों अगर सेम हो गए, क्या होगा? हीट का एक्सचेंज 0 हो जाएगा बच्चों, 0। क्योंकि एक्चुअली हम लोग कह सकते हैं दिस इज द सिचुएशन वी कॉल इट एज अ थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब क्या, बताता हूं। हीट का एक्सचेंज तब होता है बच्चों जब दो बॉडीज में जो एक दूसरे के कांटेक्ट में है उनमें टेम्परेचर का डिफरेंस हो। टेम्परेचर का डिफरेंस है क्या? नहीं है, दोनों टेम्परेचर सेम है। तो कौन किसको हीट देगा, कौन किसकी हीट लेगा? नहीं लेगा, ना ही देगा। इसका मतलब है कि यहां पे कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है। क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है बच्चों, हम लोग कह सकते हैं कि वो दोनों कैसे हैं? इक्विलिब्रियम में है। और कैसे इक्विलिब्रियम में? हीट के वजह से, इसलिए थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? थर्मल इक्विलिब्रियम। मुश्किल है? मुझे नहीं लगता कि बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करने वाली चीज है। आगे बढ़ लेते हैं। अब अगर हम लोगों को समझ गया है कि हीट का एक्सचेंज कैसे चलता है, तो हम लोग थोड़ी सी एक कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों। और कॉन्सेप्ट कहती है अबाउट द इंटरनल एनर्जी, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। तो हम लोग किसके बारे में बात करने वाले? इंटरनल एनर्जी। उसमें भी क्या बच्चों? उसके चेंज के बारे में बात करेंगे। तो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी को हम लोग डेल्टा U से रिप्रेजेंट करेंगे। नॉर्मली बात करूंगा मैं अभी आपसे। सबसे पहले ध्यान में रखो, इसके पहले इंटरनल एनर्जी को मैंने मेंशन किया है कि नहीं किया है? डेफिनेटली किया है। इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम को अपने अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, कहो एटम्स है, उनकी जो मोशन है, रैंडम मोशन होती है, राइट? तो उनकी रैंडम मोशन की वजह से जो इंटरनली उसको एनर्जी मिल रही है, उसको हम लोग कहते हैं बच्चों इंटरनल एनर्जी। क्लियर है क्या? सो इंटरनल एनर्जी समझ रहे हो क्या आप? इंटरनल एनर्जी बच्चों कुछ और नहीं होती है, वो बस सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अपनी मोशन की वजह से मिलने वाली एनर्जी होती है। मान के चलो कोई गैस है, क्यों मानना, सीधा देख ही लेते। समझो यहां पे एक गैस है और इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स है। अब ऐसे मान के चलते हैं कि इनकी जो वेलोसिटी है वो है v1, जस्ट एज्यूम करके चलो, ठीक है? कहां पे? जब इसका टेम्परेचर था T1, ओके, जस्ट एज्यूम दिस, जिसके वजह से इसको एक काइनेटिक एनर्जी होगी, कितनी? K1। ओके बच्चों, अब एक काम कर लेते हैं मेरे दोस्तों। इसी गैस को, सेम गैस को हम लोगों ने क्या किया पता है? इसी गैस को हम लोगों ने सिर्फ हीट किया, ओके, बाकी कुछ नहीं किया। इसका वॉल्यूम उतना ही है, ये क्लोज सिलेंडर है, तो इसको ना एक्सपेंशन होगा ना कुछ होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। फिलहाल तो हम लोग ऐसे मान के चल रहे हैं। अब मैंने क्या कर दिया बच्चों, इसका टेम्परेचर बढ़ गया और हो गया समझो T2, ओके।
तो हो क्या जाएगा कि इसके जो अंदर वाले मॉलिक्यूल है जो पहले बहुत कम स्पीड से भाग रहे होंगे शायद, अब वो स्पीड उनकी बढ़ जाएगी फटाफट। तो इसका मतलब उनकी वेलोसिटी हो जाएगी बच्चों v2, और उसके वजह से चेंज होने वाली वेलोसिटी की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी और वो हो जाएगी k2। तो अगर इस केस में मैं देखूंगा तो यहां पे देखो बच्चों, ध्यान देना, टेम्परेचर 1 से ज्यादा टेम्परेचर 2 है, क्योंकि मैंने हीट दी थी, सिस्टम को हीट दी, मतलब उसने हीट ली है, मतलब उसका टेम्परेचर ज्यादा हो गया, अभी T2 बड़ा है। उसके वजह से इंटरनल मॉलिक्यूल जो थे उनकी क्या हो गई बच्चों, उनकी एनर्जी बढ़ गई, तो उनकी वेलोसिटी बढ़ गई, मतलब पहले जितनी वेलोसिटी थी उससे ज्यादा वेलोसिटी यहां पे v2 की। जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी, इसलिए सेकंड की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा ही होगी। समझ गए? क्लियर है? यही हो गया चेंज। क्या हो गया बच्चों? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये चेंज इन द इंटरनल एनर्जी जब हम लोग मेंशन करेंगे, जब इसके बारे में बात करेंगे ना बच्चों, यही है हमारा चेंज इन द इंटरनल एनर्जी का सवाल। अब एक सवाल यह है कि क्या हम लोग सिर्फ हीट को देके ही इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं क्या? सवाल क्या है? कैन ओनली द हीट changes the internal energy? The answer is no. There are two ways of changing the internal energies. तो मैं आपको यहां पे थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूं, इसको थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं। So change in internal energy, जिसको हम लोग बच्चों किससे, डेल्टा यू से डिनोट कर रहे हैं, इट हैज द टू वेज, दो तरीके से बदल सकता है। ठीक है? द फर्स्ट वे वी आर गोइंग टू डिस्कस इज, पे अटेंशन मेरे दोस्तों, पूरा ध्यान इधर देना। सो द फर्स्ट वे इज बाय सॉरी, बाय सप्लाई, बाय सप्लाई हीट, बाय सप्लाई ऑफ हीट, जो भी है, अभी मैंने थोड़ा सा ग्रामेटिकली उसको गलत लिख दे। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, उसको हीट को सप्लाई करेंगे, जो कि अभी देखा था हम लोगों ने। जब हम लोग उसको हीट का सप्लाई कर देते हैं बच्चों, क्या हो जाता है देखो, मान के चलो, जैसे मान के चलो ये एक कभी भी ऐसे सिस्टम को समझने के लिए हम लोग एक पिस्टन को इमेजिन करते रहते हैं। ठीक है? एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर, इस सिलेंडर के अंदर कुछ पर्टिकुलर गैस भरा हुआ है। ओके बच्चों, और ये जो सिलेंडर है ना मेरे दोस्तों, ये सिलेंडर एकदम मासलेस, वेटलेस कहो, मासलेस कहो, फ्रिक्शनलेस है, एकदम इजी टू मूव है, ऐसा वाला। अब इसमें मैंने क्या किया बच्चों, समझो इसका मैंने मान के चलो टेम्परेचर ले लिया 100 डिग्री सेल्सियस, जस्ट एज्यूम करके चलो। ठीक है? अब मैंने इसको क्या किया बच्चों, हीट किया। हीट करने के बाद में क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और फाइनली अगर मैं इस सिलेंडर में देखूंगा तो ये जो पिस्टन है, देखो अभी ये जो गैस है इसके अंदर, पिस्टन के अंदर जो गैस है, उसका टेम्परेचर समझो मान के चलो बढ़ के हो गया 200 डिग्री सेल्सियस। ओके, 150 हो सकता है, 120 हो सकता है, वट एवर इट इज। लेकिन ये हीट देने के बाद में हुआ, तो जब हम लोग इसमें चेंज करेंगे तो क्या होगा बच्चों, डेल्टा यू क्या होगा, चेंज हो जाएगा, या कहो यू चेंज हो जाएगा। देयर इज अ चेंज इन व्हाट, देयर इज अ चेंज इन एनर्जी। बट क्या हम लोग सिर्फ हीट को देके ही इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं, फिर हम लोग हीट को निकाल के भी इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मान के चलो मैंने हीट का एनर्जी का सप्लाई किया तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, वैसे अगर मैं टेम्परेचर कम करा दूं, रेफ्रिजरेशन में वही होता है ना। सो रेफ्रिजरेटर सिस्टम का क्या कर देता है बच्चों, टेम्परेचर को घटाता है। जब अगर मैं इसका टेम्परेचर चेंज कर दूं, ये एनवायरमेंट के साथ के एक्सचेंज के साथ में भी हो सकता है, और इसलिए फिर हम लोग कह सकते हैं कि सपोज इफ टीएस, जैसे कि ये टेम्परेचर ऑफ सिस्टम है और इधर टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट होगा, अगर मान के चलते हैं कि टीएस जो है वो छोटा है टीई से, ध्यान है ना आपका, तो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम छोटा है एनवायरमेंट से, तो हीट का क्या होगा बच्चों, गेन होगा, सॉरी हीट का गेन होगा, सिस्टम में हीट का गेन हो जाएगा। अगर सिस्टम
गेन कर रहा है हीट को, तो वो क्या बनेगा, ठंडा या गरम, गरम। सो सिस्टम गेन्स एनर्जी एंड बिकम्स हॉट, क्योंकि वो एनर्जी को ले रहा है। दूसरी चीज, अगर मान के चलो उल्टा हो रहा है, तो अगर टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट, एग्जैक्टली उल्टा होगा। सिस्टम विल लूज द एनर्जी, सिस्टम लूजेस द एनर्जी, वंस इट लूजेस द एनर्जी बिकम्स कोल्ड, इट बिकम्स कोल्ड मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, वो ठंडा बन जाता है। अब देखो बच्चों, यही बेसिक प्रिंसिपल है जो आप लोगों को देखना है कि जब हम रेफ्रिजरेटर के बारे में देखेंगे ना, तब सिस्टम का लूज करना वगैरह, सिस्टम ने हीट को लूज करना वगैरह, ये सारी जो चीजें होती है, ये हम लोगों को बेसिक लेवल इसलिए पता होनी चाहिए। अब देखो बच्चों, अब हम लोग इसमें एक और चीज को देखेंगे, और वो क्या है, सेकंड है, क्या हम लोग सिर्फ टू वेज कहा है ना, तो क्या सिर्फ अकेले इंटरनल एनर्जी का चेंज सप्लाई ऑफ हीट से होगा क्या? नहीं, फिर किससे होगा? बाय डूइंग वर्क, काम करके भी होगा। क्या काम करेंगे बच्चों आप, ये भी तो जरूरी है समझना। अब सिस्टम में हम लोग काम करेंगे, मतलब क्या करेंगे, थोड़ा सा देखो। जहां हमारा एक, समझो ऐसे मान के चलो कि एक पिस्टन है, ठीक है, यही जैसे पहले था, और उसके अंदर क्या है बच्चों, गैस है, करेक्ट है ना। यहां पिस्टन है और पिस्टन के अंदर गैस है, ओके बेटू। जब ये गैस है, अगर मान के चलो कि मैंने इसको क्या किया बच्चों, कॉम्प्रेस कर दिया। क्या कर दिया? कॉम्प्रेस। मैंने कोई हीट का सप्लाई नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है, मैंने सिर्फ इसको कॉम्प्रेस कर दिया। हो क्या जाता है बताया, जैसे मैं इसको कंप्रेस कर देता हूं तो इसके जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है ना, वो पास में आ जाते हैं, और इसके लिए क्या हो जाता है, उनका जो मोमेंटम है वो बढ़ जाता है, इट इंक्रीजेस। उनका जो मोमेंटम है ना बच्चों, वो इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? इंक्रीज। किसके वजह से हुआ बच्चों? गैस को कंप्रेस करने की वजह से हुआ। लेकिन जब मैं गैस को अभी मैं अगर टेम्परेचर के टर्म में उसको देखूंगा, सो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम मतलब टीएस ऐसे टाइम पे बढ़ जाता है। जब कंप्रेशन किया ना, तो याद रखना, कंप्रेशन के वक्त टेम्परेचर सिस्टम का बढ़ जाता है। यही अगर आप लोग इसको रिलैक्स कर दो, सो व्हेन रिलैक्स्ड, या कहो हम लोग जब उसको एक्सपांड कर देंगे, पीछे खींच लेंगे उसको, सो व्हेन पुल्ड आउट, क्या होगा बच्चों, मोमेंटम जो है, मोमेंटम जो है वो लूज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और उसके वजह से फिर हम लोग कह सकते हैं टेम्परेचर ऑफ सिस्टम भी कम हो जाएगा। सो क्या हम लोग दो तरीकों से इसको नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। इसको अगर थोड़ा सा देखो, ढंग से ऑब्जर्व करो, इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है, लेकिन किस वजह से? दो चीजों की वजह से, या तो हीट की वजह से, या तो वर्क डन की वजह से, या कहो दोनों की भी वजह से हो सकता है। इससे आप लोग कहां लीड करते हो पता है? इससे हम लोग लीड कर रहे हैं बच्चों तुरंत हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, और उसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमें लीड करती है कहां पे? पहले लॉ पे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ओर। अभी हम लोगों को वही देखना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है बच्चों। चलो देखते हैं नेक्स्ट। So very crucial, very important, and that is the first law of thermodynamics. फर्स्ट लॉ देख रहे हैं, जनरली उसको ऐसे नहीं लिखते, इसको ऐसे ही लिखते, फर्स्ट लॉ। मैंने लिख दिया बच्चों, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अब हम लोगों को समझना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। अगर मैं आपको कहूं कि मान के चलो कि एक कोई पिस्टन है, जस्ट इसको समझाने के लिए नॉर्मली एक पिस्टन, सिलेंडर, इनकी ही सिस्टम्स को ज्यादा तो लिया जाता है, एज्यूम किया जाता है, क्योंकि वो समझने के लिए सबसे आसान चीज होती है। ठीक है, एक गैस भरा हुआ है, ठीक है बच्चों, किस में भरा हुआ है? एक सिलेंडर में भरा हुआ है गैस, ठीक है। चलो दोस्तों ध्यान दीजिएगा फिर,
और उसको किससे जुड़ा हुआ है, एक पिस्टन से जो मासलेस है, जो फ्रिक्शनलेस है, ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं हम लोग। ओके बच्चों, अब क्या होगा, मैं क्या बता रहा हूं ध्यान देके सुनिएगा। अगर हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि अगर मैंने उसको क्या कर दिया बच्चों, कंप्रेस कर दिया, तो कंप्रेशन के बाद में क्या होगा मेरे दोस्तों, सो आफ्टर द कंप्रेशन ये पिस्टन अंदर चला जाएगा, करेक्ट है कि नहीं, और गैस कंप्रेस हो गया है। तो जैसे ही गैस कंप्रेस हो जाएगा मेरे दोस्तों, क्या होगा आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा हूं। जैसे ही यहां पे था पिस्टन, यहां से इधर चला गया, उसकी कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हो गई, मान के चलो dx, इसका एरिया मान के चलो था dA, क्या था बच्चों, या कहो एरिया A था, जो कि चेंज नहीं होने वाला, तो हम लोग उसको A भी ले लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट होगी, ये समझो मान के चलो dx। ओके डन। नाउ पुट सम अटेंशन टुवर्ड्स मी। सम अटेंशन की जगह पे हम लोग पूरा अटेंशन देते हैं, चलेगा ना, चलना चाहिए। अब मैं क्या बता रहा हूं ध्यान दीजिए। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, पहले मैं वही समझा देता हूं आपको, और फिर बाद में हम लोग इसको निकालने की कोशिश कर लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर एक घर में जैसे पापा है, समझो किसी की फैमिली है, और फैमिली में समझो अभी उनके 2-3 बेटे होंगे, तो बच्चों देखो जब कोई चीज आती है, जैसे कुछ फ्रूट्स लाए उन्होंने घर में, या समझो दिवाली के टाइम पे पटाखे लाए उन्होंने, तो क्या हो जाता है, क्या वो पटाखे, क्या वो सब कुछ एक ही बच्चे को मिलता है क्या? नहीं, फिर उस हर एक चीज को इंपैक्ट करता है जो उस फैमिली का मेंबर है, करेक्ट है कि नहीं। यहां फैमिली के मेंबर जो है ना, वो एक नहीं है, यहां पे भी अलग अलग से मेंबर्स हैं। देखो जब हीट दी जाती है तो वो 2 काम में आती है, 2 जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। पहला, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में, और दूसरा कुछ वर्क डन करने में, सिस्टम के ऊपर वर्क डन कर, जैसे अगर मैं हिट करूंगा तो वो एक्सपांड हो जाता है, समझा, मैंने इसको हिट किया तो ये एक्सपांड हो जाएगा ना, तो जैसे ये एक्सपांड हो जाएगा मेरे दोस्तों क्या होगा, तो इसका मतलब कुछ तो वर्क डन हुआ है, तो वो रहेगा वर्क डन। और दूसरा वर्क डन क्यों हुआ, क्योंकि उसके इंटरनली मॉलिक्यूल जो थे वो ज्यादा वर्क, उसकी एनर्जी ज्यादा बढ़ गई थी, है कि नहीं। तो ऐसे होता है बच्चों पहली चीज। अब यह है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट द गिवन हीट इज सप्लाइड टू द टू थिंग्स, फर्स्टली टू चेंज द इंटरनल एनर्जी, एंड सेकेंडली फॉर व्हाट, सो सेकेंडली वो होता है वर्क डन के लिए। ओके बच्चों, अब अगर मुझे निकालने का है, समझो ऐसे मान के चलो कि हम लोग कितना वर्क डन हुआ है ये निकालेंगे, और फिर बाद में उसको फॉर्मुलेशन में पुट कर देंगे कि कितना ये टोटल एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है, कहां पे हो रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं वर्क डन को निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सॉरी बच्चों, अब मैं कंसिडरेशंस को फिलहाल तो नहीं देखूंगा, ठीक है, कंसिडरेशंस को मैं अभी नहीं देखूंगा, तो कंसिडरेशन को छोड़ दे। मतलब मैं पहले बता रहा हूं कि ये ऐसा ऐसा सिलेंडर है, उसमें गैस भरा हुआ है, ऐसा ऐसा, फिर समझो मैंने उसको कंप्रेस कर दिया, समझो उसको कंप्रेस करके मैंने कहां पे ढकेल दिया, थोड़ा सा dx डिस्टेंस पे, ये वो सारी चीजें पता है। वो जो उसका सर्कल है, वो पिस्टन का, वो समझो मान के चलो उसका एरिया A है वगैरह, ये सब कुछ चीजें हो गई। क्या मैं कह सकता हूं व्हेन कॉम्प्रेस्ड, जब कॉम्प्रेस किया गया, then force on piston is, फोर्स निकालने का बच्चों आपको ये तो पता है ना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये तो पता ही होगा। तो क्या हम लोग ये नहीं कह सकते फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, बिल्कुल कह सकते हैं, तो कह दिया बच्चों। सो क्या होगा बच्चों मेरे दोस्तों, सो फोर्स विल बी इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। क्या हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट पुट कर दें, चलेगा। अब देखो बच्चों, अब हमें इंपॉर्टेंट चीजों की ओर बढ़ना है। मैंने पहले ही आपको कहा था, सबसे पहले मुझे बताओ कि वर्क डन कैसे निकलता है। अगर मैंने इस पिस्टन को यहां से इधर ढकेल दिया है, इसका डिस्प्लेसमेंट dx हो गया है, तो इसका मतलब इसके ऊपर कुछ तो वर्क डन हुआ है। सो वर्क डन फॉर डिस्प्लेसमेंट dx क्या होगा रे बच्चों, dw। छोटा सा अंदर ढकेला है तो छोटा सा वर्क डन होगा, जो कि क्या रहता है, फोर्स। देखो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, dx। अब फोर्स के बारे में तो अभी तो देखा था, ऊपर से पुट कर दो उसकी वैल्यू, सो pa ये हो गया फोर्स इंटू dx। लेकिन क्या आप लोगों ने इन दोनों को कहीं देखा देखा सा लग रहा है क्या, ये है एरिया, ये है डिस्प्लेसमेंट, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। सिलेंडर में क्या होता है,
एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये हो गया बच्चों, और फिर ये इधर हाइट h, तो ये तो वॉल्यूम देता है। सो क्या मैं कह नहीं सकता कि ये छोटा सा वॉल्यूम का चेंज है जो यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं। सो dw इज नथिंग बट p डेल्टा v, p डेल्टा v आ गया हमारा थर्ड इक्वेशन, या कहो इसको ये है सेकंड इक्वेशन हमारी, और फिर ये हो गया हमारी थर्ड इक्वेशन। ओके, इजी है, मुझे तो इजी लगता है बच्चों, ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं। अगर हाँ मुझको अगर इसका समझो ऐसे फॉर्म में लिखने का, अब चेंज इन द वॉल्यूम कैसे लिखेंगे बच्चों? अब अगर कॉम्प्रेशन हो गया है तो पहला वाला वॉल्यूम जो था वो ज्यादा था और बाद वाला वॉल्यूम क्या हुआ है बच्चों? कम हो चुका है। तो हम लोग इसको सॉरी जब लिखेंगे तो देखो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम जब हम लोग लिख देते हैं, अब फाइनल वॉल्यूम एक्चुअली छोटा है और इनिशियल वॉल्यूम एक्चुअली बड़ा था, तो छोटे में से बड़े को माइनस कर दो कि नेगेटिव आ जाएगा। इसलिए याद रखना कि जब कंप्रेशन कर देते हैं तो dw क्या हो जाता है बच्चों? वर्क डन नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कंप्रेस हो गया। ठीक है, सॉरी, फिलहाल बहुत वायरल चालू है बच्चों हमारे यहाँ पे तबीयत ठीक नहीं इसलिए। चलिए यहाँ पे हो गया बच्चों, क्लियर है आपको? ये हो गया आसान काम। अब ये तो हो गया बच्चों सबसे पहला हमारा बेसिक फॉर्मूला। अब हम लोग बेसिक फॉर्मुलेशन तक तो पहुंच गए, अब हमें उसके आगे भी तो जाना है कि बेसिक फॉर्मूला तक ही रहना है हम लोगों को, नहीं। सो हमारा बेसिक फॉर्मुलेशन जो था कि वर्क डन ये एक्चुअली प्रेशर इंटू वॉल्यूम होता है, या कहो चेंज इन द वर्क डन ये होता है प्रेशर इंटू चेंज इन द वॉल्यूम। ये तो हो गया हमारा काम, यहां तक तो हम लोग आ गए हैं। अब यहां से आगे भी तो हमारा कुछ काम बचता होगा, तो यहां से आगे जब हम लोगों को बढ़ना है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन चीजों को थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं मान के चलो हीट एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूं, अभी ध्यान दीजिएगा, मुझे वर्क डन चाहिए था क्योंकि मुझे एक्चुअली एनर्जी जो हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं वो कहां जाती है, कैसे होती है, उसके बारे में बात करने के लिए। सो अब मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। बाय फर्स्ट लॉ of thermodynamics, by first law of thermodynamics, पहले लॉ के हिसाब से क्या है बच्चों? देखो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब पहला लॉ हम लोग देख रहे हैं, द फर्स्ट लॉ कहता है कि जो एनर्जी का सप्लाई है वो दो काम में आ रहा है, एक इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में प्लस वर्क डन करने में। क्या मैं इसको अलग अलग टर्म में नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर मुझको मान के चलो कि dw क्या है मेरे दोस्तों? dw है, अभी जस्ट देखा था, p डेल्टा v। अगर मुझे इसको इंटीग्रेट किया तो काम नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं तो मेरा बहुत काम आसान हो जाता है। किसके बीच में करूंगा? तो जो भी है हमारी टर्म्स देख लो, आपका काम खत्म हो जाएगा। सो w इज नथिंग बट एक्चुअली p, अब इसको इंटीग्रेशन करके हो जाएगा, इसको भी इंटीग्रेशन करेंगे बिटवीन द इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा vf माइनस vi। ये हो गया। अभी जो फॉर्मूला देखा था वो एक्चुअली टोटल वर्क डन था, तो क्या मैं उसको यहां पे नहीं पुट कर सकता? बिल्कुल पुट कर सकता हूं, दैट इट इज अ p vf सॉरी माइनस vi। हो गया मेरे दोस्तों, यह आ गया है हमारा क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट द एनर्जी गिवन इज, और अगर समझो दैट द एनर्जी गिवन इज चेंज इन द इंटरनल एनर्जी प्लस सम वर्क डन। अगर मैं निकालना चाहता हूं इससे, समझो ये इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 कैन बी रिटन एज, उसको कैसे लिख सकते हैं? क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते दैट डेल्टा यू इज इक्वल टू व्हाट? क्यू माइनस डब्ल्यू। बिल्कुल कह सकते हैं, और यही तो हमारी अगली थीम है जिसमें हम लोग केसेस देखने वाले हैं बच्चों, कि इंटरनल एनर्जी का चेंज जो थोड़ी देर पहले इसी टॉपिक के पहले देख रहे थे हम लोग, वो इंटरनल एनर्जी का चेंज ये पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो भी हो सकता है। कैसे? वही तो कंडीशन है। पहले इसको तो याद रखो, ये हो गई समझो इक्वेशन 5, तो इसको याद रखो। अभी आगे लेके चलते हैं हम लोग इसको थोड़ा सा। तो सबसे पहले मैं अभी आपको यहां पे बता रहा हूं कि हमारा फॉर्मूला पांचवा क्या था, दैट चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट, देखो यहां देखो, अरे 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 ओ कुछ तो झोल हो गया अभी इसका। ठीक है, जो भी हो, मैं फिर से यहाँ पे वापस से एक बार लिखने की कोशिश करो, दैट चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट व्हाट? Q माइनस W। ये थी हमारी इक्वेशन 5 मेरे दोस्तों।
क्या हम लोग इक्वेशन 5 तक साथ साथ में है क्या? हाँ है, मेरे हिसाब से। मैं तो आपके साथ में हूं, आप भी मेरे साथ में होनी चाहिए। मैं हूं आपके साथ और हम रहेंगे भी। ये चैनल आपके साथ ही रहेगा और आप इस चैनल के साथ रहने चाहिए और बाकियों के भी साथ रहने चाहिए। बाकियों को भी बताओ कि हाँ यहाँ पे लेक्चर्स चल रहे हैं, ये ऐसे ऐसे है और आप लोगों को इसको देखना भी चाहिए। चलिए अब मैं क्या बता रहा हूं, केसेस निकलेगी, अलग अलग सी केसेस निकलेगी। सबसे पहले हम लोग केसेस की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, पूरा ध्यान यहां पे रखेंगे ऐसी आशा करता हूं। सबसे पहले देखो बच्चों, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, समझो मैंने हीट दी, ध्यान है ना आपका। सपोज आई गिव द हीट टू द सिस्टम। अगर सिस्टम को हीट दिया जाता है, सिस्टम को हीट दिया गया, वो तो दो काम में काम आ रही है बच्चों। कहां पे? उसका एक तो क्या बढ़ रहा है, इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है, प्लस कुछ तो वर्क डन हो रहा है। लेकिन मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, मतलब ये पिस्टन अभी पीछे जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं dx यहां पे हो जाएगा 0। अगर dx यहां पे 0 हो गया तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 0। तो अगर यहां पे वर्क डन 0 हो चुका है तो क्या मैं ये नहीं कह सकता दैट द टोटल एनर्जी इज गिवन टू चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ओनली? बिल्कुल, ये चीज को याद रखना हो जब भी कभी कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। फिर से एक बार बता रहा हूं, ध्यान देके सुनो। व्हेनेवर देयर इज अ वॉल्यूम बीन कांस्टेंट, केप्ट एट कांस्टेंट मेजरमेंट, you can say the given heat energy is completely transformed into what? Internal energy. पूरा का पूरा इंटरनल एनर्जी में चला गया। लेकिन अगर एज देखो, हम लोगों ने इसके पहले भी कुछ चीजों को देखा है, Q एंड डेल्टा W या कहो W, दे कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव and 0 as well. So delta U can also be positive, negative and 0 as well. करेक्ट है कि नहीं? अगर मान के चलो ये पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो सकता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो सकता है, तो ये नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कब होगा? अभी देखेंगे सिचुएशन से, केसेस देखते हैं इसकी। चलिए आपका ध्यान है तो केसेस धीरे धीरे हम लोगों को केस 1, केस 2, केस 3 समझ में आ जाएगी और आप लोगों को यहां पे बहुत सारा फायदा होगा। चलिए देखते हैं मेरे दोस्तों, बरकरार रहिएगा, कंसंट्रेशन कम मत होने दीजिएगा। थोड़ा सा पार्ट बाकी है, फिर हम लोग रुक जाने वाले हैं, तो आप लोगों को यहां पे पूरा ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट केस क्या कहती है देखो, कोई ना कोई तो दोनों में से शायद बड़ा होगा, या तो वर्क डन ज्यादा होगा या तो हिट का सप्लाई ज्यादा होगा। दोनों में से कोई तो एक चीज बड़ी है, कोई तो एक चीज छोटी है, ऐसे मान के अगर हम लोग चलेंगे। सो सपोज इफ Q, केस 1 में Q बड़ा है वर्क डन से, मतलब हिट का सप्लाई ज्यादा है किससे? वर्क डन से। अगर ऐसा हुआ तो इसके वजह से क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं क्या बता रहा हूं इसमें बहुत जरूरी है सिस्टम को समझना। यहां पे देखो बच्चों, अब होगा क्या कि हम लोगों ने एक जगह पे उसको हिट दिया और एक जगह पे वर्क डन हुआ। अब होगा क्या, थोड़ा सा पहले समझ लो। अगर मैंने हिट को दिया है समझो मान के चलो 200 जूल्स और वर्क डन मान के चलो हो गया है 100 जूल का, तो एक्चुअली हमारा डेल्टा U का फॉर्मुलेशन क्या होता है बच्चों? Q माइनस यू, Q माइनस यू। Q कितना है? 200, 200 माइनस W, W कितना है? 100। सो 200 माइनस 100 मेक्स इट 100, बट कौन सा? पॉजिटिव। सो ये हो जाएगा बच्चों 100 जूल, जो कि कैसा है? पॉजिटिव। सो क्या मैं कह सकता हूं इट विल बी अ पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी विल बी पॉजिटिव इफ Q इज ग्रेटर देन द W। करेक्ट है कि नहीं? मान के चलो दूसरी केस लेके देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दो। इसको थोड़ा इधर ले लेता हूं मैं। हाँ जी, कहां चला गया? अभी हो गया। अब मान के चलते हैं कि सेकंड केस चल रही है हमारी। केस सेकंड क्या कहती है बच्चों? इसके बराबर अगर उल्टा हो गया, समझो मान के चलो Q ये छोटा है W से। अब हो गया क्या, देखो बच्चों ये भी 100 ही है लेकिन प्रोसीजर उल्टी चलेगी। माइनस 100 जूल माइनस है, और ये बच्चों हो गया Q इज इक्वल टू माइनस 200 जूल।
अभी -100 बड़ा है कि 200 बड़ा है, ये आपको समझ गया होगा। बड़ा है निगेटिव में जब आ जाता है तो आपको पता है वो जो छोटा नंबर होता है वही बड़ा होता है। अब अगर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे तो हमारा चेंज इन द इंटरनल एनर्जी क्या होगा, सॉरी चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, हाँ जी। सो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी यू क्या बनेगा, देखो यू क्या कहता है, Q माइनस डब्ल्यू। क्यू कितना है बच्चों, -200 माइनस 100, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, फाइनल आंसर हो जाता है हमारा -100 जूल। सो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी कैसा हो गया बच्चों, निगेटिव। तो यहां कैसा था बच्चों, पॉजिटिव। दो कंडीशन समझिए क्या, अगर मान के चलो कि वर्क डन से ज्यादा एनर्जी गिवन है, और अगर मान के चलो कि वर्क डन ये ज्यादा है एनर्जी गिवन से, तो ये केस बनेगी। तो कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, केसेस पता चल गए। फाइनल चेक कर लेते हैं कि क्या होगा। थर्ड केस है हमारी, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं। अब हमारी थर्ड केस क्या बनेगी, देखो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। थर्ड केस ये कहती है कि अगर मान के चलो एनर्जी गिवन और वर्क डन दोनों सेम हो गए, सो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी कौन होता है, Q माइनस डब्ल्यू। सो Q माइनस डब्ल्यू, तो दोनों तो सेम है, सेम में से सेम को माइनस कर दोगे तो 0 बचेगा। सो क्या बनेगा ये बच्चों, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी 0। इसलिए हम लोगों ने शुरुआत में ही क्या कहा था, दैट एज Q W आर पॉजिटिव नेगेटिव एंड 0, डेल्टा U ऑल्सो बिकम्स पॉजिटिव नेगेटिव एंड 0। तो प्रूफ तो कर दिया हम लोगों ने इसको, और बहुत ही आसान चीज है। तो हम लोग इसको जो देख रहे थे ना बच्चों, हम लोग कह सकते हैं ये ऑब्वियसली ये क्या है, ये जिस भी चीज को हम लोग चेक कर रहे थे ये एक्चुअली, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम लोग एनर्जी के चेंज के बारे में बात कर रहे थे डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम्स, राइट। अब अगर मैं थोड़ा सा ध्यान देखूंगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी याद है क्या आपको, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ऑलवेज बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी टू द अनदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी। सो ट्रांसफॉर्मेशन होता है लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होता है, एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, गेन भी नहीं हो रहा है, करेक्ट है कि नहीं। ये उसी तरह, सो फर्स्ट लॉ वी कैन से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स is, you can say it resembles, or you can say it is an extension of what, it is an extension of law of conservation of energy। एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है उसका एक्सटेंशन है ये, ठीक है। बस एक डिफरेंस है दोनों में, क्या डिफरेंस है बता रहा हूं। सो पहले डिफरेंस समझ लो, जो एनर्जी का लॉ है वो, और जो थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ है और फर्स्ट लॉ है, दोनों में एक फर्क है। क्या फर्क है, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, वो किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ही लिमिटेड रहता है। सो इट टेक्स प्लेस एट आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब कोई हीट का एक्सचेंज हो रहा है ये वो, उससे फर्क पड़ेगा। लेकिन यहां पे दिस इज नॉट अबाउट द आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर है, हो गया बच्चों। अब देखो ये टॉपिक एक्चुअली हमारा किससे रिलेटेड था, ये हम लोगों को समझना बहुत जरूरी था, और मैंने वो बता दिया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया। अब हम अगले लेक्चर्स में थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स देखेंगे, अलग अलग सी प्रोसीजर्स आएंगी, प्रोसेसेस देखेंगे, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, उनके साथ में कंटिन्यू करेंगे। लेकिन तब तक छोटा सा पार्ट खत्म हो चुका है, छोटे से पार्ट को फटाफट से रिवाइज कर लेना। हम लोग चैप्टर्स को लिमिटेड और छोटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जानबूझ के लेक्चर्स को, ताकि आप लोगों को इंटरेस्ट मेंटेन रहे। ठीक है बच्चों, कीप स्टडिंग, एंजॉय द स्टडी, डोंट टेक एनी काइंड ऑफ द प्रेशर। आप लोग बस रिलैक्स रहिएगा। जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को आगे चल के फेस करने की है, वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, बिलीव मी, देन स्टडिंग। स्टडी अभी मुश्किल लग रहा होगा, स्टडी ऐसा लगता होगा कि इतना हेक्टिक है, कोई चीज नहीं बेटा, बहुत आसान है। अगर आप लोग कहो आसान है तो कहो मुश्किल है, सब मुश्किल है फिर। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ाई, काम खत्म। स्टे ट्यून विद द सेम चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक विद द अमोल भैया, एंड आज के लिए बाय बाय।